नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1971 में आई उस कल्ट क्लासिकल फिल्म की, जिसकी मर्मस्पर्शी कहानी, विचारों को झंझोड़ देने वाले गीत और लाजवाब अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म आनंद की। मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। You know the meaning of lymphocytoma? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन? ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म आनंद से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस फिल्म का निर्माण रूपम चित्र के बैनर तले ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी ने किया था। फिल्म आनंद का निर्देशन, कहानी लेखन एवं संपादन भी ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा ही किया गया था। इस फिल्म के अलावा ऋषिकेश मुखर्जी ने अनारी, असली नकली, सत्यकाम, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल और खूबसूरत जैसी अन्य कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। अगर बात करें फिल्म आनंद के पटकथा लेखन की, तो इसके लिए कुल 4 लोगों को श्रेय दिया गया था। जी हाँ, इनके नाम थे ऋषिकेश मुखर्जी, DN मुखर्जी, बिमल दत्ता और गुलजार। गुलजार साहब ने न केवल फिल्म की पटकथा लेखन में सहयोग दिया था, अपितु फिल्म के कालजयी संवाद भी इन्हीं के द्वारा कलमबद्ध किए गए थे। फिल्म आनंद के छायाकार थे जयवंत पठारे तथा इसमें कला निर्देशन था अजीत बनर्जी का। इस फिल्म की कुल लंबाई थी 2 घंटे 2 मिनट तथा इसे रिलीज किया गया था 12 मार्च 1971 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार, दुर्गा खोटे, जॉनी वॉकर, असित सेन, दारा सिंह, देव किशन, ब्रह्म भारद्वाज इत्यादि। महान संगीतकार सलील चौधरी के कालजयी धुनों से सजे हुए कुल 4 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे गीतकार योगेश और गुलजार ने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है ये पहेली को गीतकार योगेश ने तथा मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने और ना जिया लागे ना को गुलजार साहब ने लिखा था। फिल्म के इन 4 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मुकेश, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। फिल्म आनंद के गीतों के एल्बम में अमिताभ बच्चन साहब के द्वारा बोला गया एक कविता भी रखा गया था, जिसका शीर्षक था मौत तू एक कविता है। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 14 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आनंद सन 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 19वें पायदान पर थी। इस फिल्म का बजट था लगभग 30 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 1 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इसने तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की बजट एवं कलेक्शन को देखते हुए उस वक्त इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म हाथी मेरे साथी, दूसरे स्थान पर थी फिल्म मेरा गांव मेरा देश और तीसरे स्थान पर थी फिल्म दुश्मन। इस साल अंदाज, कटी पतंग, कारवां, शर्मिली, मेला, कल आज और कल, महबूब की मेहंदी, मैं सुंदर हूँ और गुड्डी जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्में भी आई थी। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देख रखी हैं। फैक्ट नंबर 2, फिल्म आनंद में आनंद के केंद्रीय भूमिका को राजेश खन्ना ने तथा भास्कर बनर्जी की सहायक भूमिका को अमिताभ बच्चन ने निभाया था।
परंतु फिल्म के इन दोनों ही भूमिकाओं के लिए ये कभी भी पहली पसंद नहीं थे। दरअसल राजेश खन्ना वाली भूमिका के लिए पहली पसंद थे सोमेन राज कपूर। इनके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उत्तम कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र और किशोर कुमार के नामों पर भी विचार किया था, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अंत में राजेश खन्ना का चयन किया था। ठीक इसी तरह अमिताभ बच्चन वाली भूमिका के लिए पहले सौमित्र चटर्जी और महमूद साहब के नामों पर विचार किया गया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म आनंद की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने राज साहब को ध्यान में रखकर लिखा था। ऋषिदा और राज साहब की दोस्ती उन दिनों खूब हुआ करती थी। फिल्म की कहानी को ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1954 में ही पूरा कर लिया था, पर किसी कारणवश वो इस फिल्म को शुरू नहीं कर पा रहे थे। कुछ सालों बाद जब ऋषिदा ने इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया तो वो अपनी पहली पसंद राज साहब को फिल्म में आनंद की भूमिका में लेने की सोची, पर उन्हीं दिनों राज साहब की तबीयत अचानक से खूब बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ऐसे में अपने प्रिय मित्र को एक ऐसी फिल्म ऑफर करना जिसमें उन्हें मरना है, ऋषिदा को अच्छा न लगा। फिल्म को कुछ और दिनों तक टाल देना ही उन्होंने उचित समझा। इस तरह से देखते देखते 2-3 साल फिर से गुजर गए। तब तक ऋषिदा मन में यही सपना संजोए रहे कि आनंद तो राज साहब ही बनेंगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऋषिदा ने राज साहब को यह फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म की कहानी राज साहब को अत्यंत ही पसंद आई, पर जब उन्होंने आनंद के चरित्र पर गहराई से विचार किया तो पाया कि अब उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो आनंद नाम के इस नवयुवक के चरित्र में फिट नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को सारी बातें खुले दिल से बताई। शुरू में ऋषिदा को आघात तो जरूर पहुंचा, पर कुछ ही देर में उन्हें भी राज साहब की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। बातों बातों में राज साहब ने ऋषिदा से कहा कि आप इस भूमिका में मेरे छोटे भाई शशि कपूर को ले लें, वो इस भूमिका के लिए एकदम सटीक रहेंगे। पर शशि कपूर को ऋषिदा ने जब यह कहानी सुनाई तो उन्होंने फिल्म को यह कहते हुए मना कर दिया कि यह उनके टाइप की फिल्म नहीं है, वो अपने रोमांटिक हीरो की छवि में ही खुश हैं। तब ऋषिदा के दिमाग में उत्तम कुमार का नाम आया, पर उन दिनों उत्तम कुमार हिंदी फिल्मों में खासे सक्रिय नहीं थे। अतः ऋषिदा ने अंतिम रूप से यह फैसला किया कि इस भूमिका के लिए वो किशोर कुमार से बातें करेंगे। इसी सिलसिले में एक दिन वो किशोर दा से मिलने उनके बंगले पर जा पहुंचे, लेकिन ऋषिदा को किशोर कुमार के गेटकीपर ने इनके बंगाली परिधान धोती कुर्ता को देखकर लौटा दिया। दरअसल किशोर दा ने स्वयं ही अपने गेटकीपर को यह हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई आदमी धोती कुर्ता पहन और बंगाली लहजे में बात करता हुआ मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि साहब घर पर नहीं है। किशोर कुमार के यूं आदेश देने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना थी। हुआ कुछ यूं था कि एक बंगाली ऑर्गेनाइजर ने किशोर कुमार के कुछ पैसे फंसा रखे थे, और जब भी किशोर कुमार उससे पैसे की बाबत बात करते तो वो यही कहता कि अगले शो के बाद आपका सारा बकाया चुका दिया जाएगा। थक हार कर किशोर कुमार ने उससे दूरी बनाना ही उचित समझा। ऐसे में किशोर दा ये भूल गए थे कि ठीक वैसे ही वेशभूषा में कोई दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है। बाद में जब किशोर दा को यह पता चला कि फिल्म आनंद के लिए ऋषिदा उनसे मिलने आए थे तो उन्हें खूब पछतावा हुआ था। खैर, इसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म सत्यकाम की शूटिंग भी कर रहे थे। एक दिन शूटिंग के दौरान बातों बातों में ऋषिदा ने धर्मेंद्र को फिल्म आनंद के बारे में बताया। फिल्म की लाजवाब कॉन्सेप्ट को सुनकर धर्मेंद्र ने ऋषिदा से यह कहा कि उन्हें यह फिल्म हर हाल में करनी है। ऋषिदा ने उस वक्त धर्मेंद्र को हाँ तो कर दिया, पर कुछ ही दिनों के बाद फिल्म के लिए अंतिम रूप से राजेश खन्ना को साइन कर लिया। जब धर्मेंद्र को यह पता चला कि ऋषिदा ने फिल्म की शूटिंग राजेश खन्ना के साथ शुरू कर दी है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उसी रात को शराब के नशे में धर्मेंद्र ने ऋषिदा को कॉल किया और किसी बच्चे की तरह बार बार यही सवाल पूछते रहे कि आखिर उन्हें फिल्म से बाहर क्यों किया गया, उन्हें फिल्म में क्यों नहीं लिया गया, उनके जगह पे राजेश खन्ना को साइन क्यों किया गया। फैक्ट नंबर 4, धर्मेंद्र साहब को कहकर उनके जगह पर राजेश खन्ना को लेने के पीछे 2 कारण थे। पहला तो यह कि उन दिनों राजेश खन्ना एक उभरते हुए सितारे थे और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। दूसरा यह कि फिल्म आनंद का बजट बहुत ही कम था, जिससे वो धर्मेंद्र साहब की भारी भरकम फीस नहीं चुका सकते थे।
ऐसे में जब राजेश खन्ना से ऋषि दा की फीस के बाबत बात हुई तो राजेश खन्ना फिल्म की लाजवाब कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपना फीस 50% कम कर दिया, जिससे ऋषि दा धर्मेंद्र के जगह पर राजेश खन्ना को लेने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ आपको बता दूं कि उन दिनों राजेश खन्ना सामान्यतः अपने किसी भी फिल्म के लिए 15 लाख रुपए की फीस लेते थे, लेकिन आनंद के लिए उन्होंने केवल 7 लाख रुपए ही लिए थे। अब यहाँ ऋषि दा की सूझबूझ देखिए कि फिल्म की कुल बजट 30 लाख रुपयों में से 7 लाख रुपए राजेश खन्ना को देते हुए भी फिल्म को इतने शानदार ढंग से बनाया। फैक्ट नंबर 5, ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म को इस तरह से शुरू करना चाहते थे जहां से दर्शकों को यह पता चल जाए कि आनंद नाम का यह किरदार कहानी के अंत में मर जाता है। ऋषि दा ऐसा इसलिए चाहते थे कि अगर दर्शकों को फिल्म के शुरू में ही आनंद के मरने की जानकारी नहीं होगी तो वो पूरी फिल्म इसी बात को अंदाजा लगाने में गुजार देंगे कि आखिर अंत में आनंद मरता है या फिर जिंदा रहता है, जिससे फिल्म के असली फिलॉसफी को लोग गौर से नहीं देख पाएंगे और आनंद के जीवन जीने की नजरिए को लोग उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे जितना कि बाद में लोगों ने दिया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म आनंद अपनी लाजवाब कहानी, अभिनय और निर्देशन के लिए तो जानी ही जाती है, पर इसे कालजयी बनाने में फिल्म के संगीत का भी भरपूर योगदान था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के संगीतकार थे सलील चौधरी, पर ऋषि दा शुरू में फिल्म के संगीतकार के तौर पर लता मंगेशकर को लेना चाहते थे। है ना ये हैरान करने वाली बात, लेकिन यह बात 100% सही है। यहाँ तक कि उन दिनों लता मंगेशकर कुछ मराठी फिल्मों में आनंद घन के छद्म नाम से संगीत भी दे रही थी, पर इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर ने नम्रता पूर्वक ऋषि दा को मना कर दिया। हालांकि ऋषि दा से यह भी कहा कि फिल्म के लिए जितने भी गाने हैं मैं अवश्य गाऊंगी। इस तरह से जब लता मंगेशकर ने फिल्म में संगीत देने से मना कर दिया तो अपने बजट के अनुसार इन्होंने संगीतकार ढूंढनी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में उन्होंने सलील चौधरी से मुलाकात की, जो कि उन दिनों थोड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सलील चौधरी एक प्रतिभाशाली संगीतकार नहीं थे, बल्कि उन दिनों धीरे धीरे फिल्में कमर्शियल वैल्यूज के लिए बनने लगी थी और इनके जैसे प्रतिभावान लोग हाशिए पर चले गए थे। इस तरह से जब एक बार फिर से सलील चौधरी को मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ गीत नहीं रचे बल्कि इतिहास रच दी। इस फिल्म से सिर्फ सलील चौधरी का ही कैरियर पुनर्जीवित नहीं हुआ, अपितु गीतकार योगेश गौड़ की लेखनी भी एक बार फिर से सांसें भरने लगी। शुरू में योगेश गौड़ ने फिल्म के लिए सिर्फ एक गाना लिखा था, जिसे सुनकर ऋषिकेश मुखर्जी इतने खुश हुए कि इन्हें एक और गीत लिखने का ऑफर दे दिया। इस बार योगेश गौड़ पहले से भी ज्यादा अच्छा गीत लेकर आए। गीत के बोल थे, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। हाल ही में 29 मई 2020 को योगेश गौड़ साहब का निधन हुआ है। फैक्ट नंबर 7, यूं तो फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, पर यहाँ जिस गाने का मैं विशेष तौर से जिक्र करना चाहूंगा वो है जीवन के फलसफों से भरा हुआ गीत जिंदगी कैसी है पहेली हाय। दरअसल इस गाने को शुरू में फिल्म के कास्टिंग के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला था, पर जब राजेश खन्ना साहब ने इस गीत को सुना तो उन्हें यह लगा कि अगर इस गाने को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर प्रयोग किया गया तो यह इस गाने के साथ नाइंसाफी होगी। अतः इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहकर फिल्म में इस गाने के लिए एक विशेष सिचुएशन क्रिएट करवाई और इसे फिल्म के बीच में प्रयोग करवाया। इस गाने को फिल्म के कास्टिंग के जगह पर मुख्य गाने में प्रयोग किए जाने के पीछे राजेश खन्ना साहब की यह भी मंशा रही होगी कि अगर यह गाना कास्टिंग में प्रयोग किया गया तो लोग इस गाने की मूल भावना से खुद को जोड़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो गाना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, और जब गाना पॉपुलर नहीं हो पाएगा तो इसकी पहुंच रेडियो तक नहीं हो पाएगी। राजेश खन्ना की यह दूरदर्शिता काम कर गई और इस गाने ने उस साल के बिना का गीतमाला में 7वां स्थान हासिल किया था, नहीं तो शायद ही इस गाने को यह दर्जा हासिल हो पाता। खैर, इस गाने की शूटिंग को लेकर भी आपको एक दिलचस्प किस्सा बता दूं कि जब राजेश खन्ना ने इसे फिल्म में जोड़ने के लिए कहा तो तब तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म के अन्य कलाकार अपनी अन्य फिल्मों से भी जुड़ चुके थे। ऐसे में ऋषिकेश मुखर्जी ने इस गाने को अलग अलग भाग और अलग अलग दिनों में शूट किया था। इस गाने में भले ही आपको लगता हो कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और सुमिता सान्याल इकट्ठे हैं, पर ऐसा नहीं था। दरअसल राजेश खन्ना वाले भाग को अलग फिल्माया गया था, जबकि अमिताभ और सुमिता सान्याल वाले भाग को अलग फिल्माया गया था। खैर, इस गाने की मधुरता और दर्शन में हम इतना खो जाते हैं कि हमें यह भी भान नहीं हो पाता है कि उन दिनों जुहू बीच कितना सुंदर और निर्जन हुआ करता था।
फैक्ट नंबर 8, फिल्म आनंद को ऋषिकेश मुखर्जी ने बॉम्बे शहर और राज कपूर साहब को समर्पित किया था। दरअसल ऋषि दा का यह मानना था कि बॉम्बे शहर और राज साहब ठीक वैसे ही जिंदा दिल और दिलदार हैं जैसे कि फिल्म का मुख्य पात्र आनंद। फिल्म को लेकर एक अन्य दिलचस्प बात भी आपको बता दूं कि इसे केवल 28 दिनों में ही पूरा कर लिया गया था। कहा जाता है कि यह फिल्म सन 1952 में आई अकीरा कुरोसावा की जापानी फिल्म इकिरू से प्रेरित थी। हालांकि फिल्म इकिरू स्वयं भी सन 1886 में प्रकाशित लियो टॉल्स्टॉय की एक रूसी उपन्यास द डेथ ऑफ इवान इलिच से प्रेरित थी। बाद में सन 1998 में फिल्म आनंद को चित्रा सलभम नाम से मलयालम में रीमेक किया गया था। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भले ही सेकेंड लीड रोल निभाया था, परंतु इन्होंने अपनी लाजवाब अदाकारी से लोगों को यह जता दिया था कि जल्द ही एक और सुपरस्टार का जन्म होने वाला है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम था भास्कर बनर्जी। ठीक इसी नाम का एक अन्य कैरेक्टर 44 साल बाद एक बार फिर से फिल्म पीकू में बच्चन साहब ने निभाया था। बात करें फिल्म आनंद में इनके किरदार की तो राजेश खन्ना इन्हें बाबू मोशाय कहकर पुकारते हैं। दरअसल बाबू मोशाय एक बंगाली संबोधन है जिसका मतलब होता है भद्र पुरुष यानी कि जेंटलमैन। अब यहाँ बात आती है कि ऋषि दा ने बाबू मोशाय शब्द का प्रयोग क्यों किया था। वास्तव में बाबू मोशाय शब्द ऋषि दा के लिए कहे जाते थे और यह शब्द कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के परम मित्र राज कपूर साहब कहते थे। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के अंतिम दृश्य में जहां राजेश खन्ना की मृत्यु हो जाती है, अमिताभ बच्चन इनको पकड़कर फूट फूट कर रोते हैं और यह दृश्य पर्दे पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिसे देखकर दर्शक भी रोने लगते हैं। इस दृश्य को लेकर अमिताभ बच्चन ने केबीसी के दौरान यह खुलासा किया था कि इस दृश्य में वो रो नहीं रहे थे बल्कि हंस रहे थे, जो कि दर्शकों को दृश्य के मुताबिक रोना ही लगा था। खैर, इस दृश्य में जब टेप रिकॉर्डर से राजेश खन्ना की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि अब बस इससे ज्यादा देखा नहीं जा सकता है। कालांतर में जब राजेश खन्ना की वास्तविक मृत्यु हुई थी तो उस समय कई न्यूज चैनल्स ने इसी डायलॉग और फुटेज को टीवी पर चलाकर इनके चाहने वालों को और ज्यादा गमगीन कर दिया था। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। फैक्ट नंबर 11, यह राजेश खन्ना के कैरियर का वो दौर था जब इन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी थीं और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार होने का खिताब अपने नाम कर लिया था। इस बात से उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को भी थोड़ी असहजता महसूस होती थी। वो सोचते थे कि अगर वो अच्छा अभिनय नहीं कर पाएंगे तो राजेश खन्ना उनके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ फिल्म में राजेश खन्ना की मुंहबोली बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सीमा देव के साथ भी हुआ था। फिल्म में इनके पहले ही दिन की शूटिंग राजेश खन्ना के साथ रख दी गई। इस बात से वो थोड़ी असहज थी, पर जैसे ही सेट पर राजेश खन्ना आए तो उन्होंने दूर से ही सीमा देव को देखकर यह कहा कि अरे आप तो वही है ना जिन्हें देखने के लिए हम आपके घर के आगे घंटों लाइन में खड़े रहते थे। यह बात सुनकर सीमा देव यकीन नहीं कर पाई। दरअसल 60 के दशक में सीमा देव एक मशहूर मराठी अभिनेत्री हुआ करती थीं, जिन्हें देखने के लिए इनके फैंस लंबी कतारों में खड़े रहते थे। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना भी स्ट्रगल कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने कई मराठी फिल्में देखी जिनकी हीरोइन सीमा देव ही हुआ करती थी। सीमा देव को लेकर एक बात आपको और भी बता दूं कि इनके वास्तविक पति रमेश देव ने भी फिल्म में काम किया था और यहाँ मजे की बात यह है कि फिल्म में भी ये पति पत्नी ही बने थे। फैक्ट नंबर 12, एक तरह से देखा जाए तो यह कहना गलत न होगा कि फिल्म आनंद बच्चन साहब की पहली हिट फिल्म थी। इसी फिल्म के बाद लोग इन्हें पहचानने लगे थे। इस संबंध में बच्चन साहब ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा अपने ट्विटर हैंडल में शेयर भी किया था और कहा था कि जिस दिन फिल्म आनंद रिलीज हुई थी उस सुबह मैंने अपना कार लेकर एसबी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया था। उस वक्त मुझे किसी ने नहीं पहचाना, पर शाम को जब मैं उसी पेट्रोल पंप पर गया तो लोगों ने मुझे पहचान लिया था। फैक्ट नंबर 12, बात करें फिल्म आनंद को मिले अवार्ड्स की तो इसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। सन 1971 में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला था। इसके अगले ही साल आयोजित 19वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसने कुल 6 अवार्ड प्राप्त किए थे, जिनमें बेस्ट फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी, बेस्ट एक्टर के लिए राजेश खन्ना,
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार साहब, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट स्टोरी के लिए ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त हुए थे। इसके अलावा सन 1971 में आयोजित वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी इसने एक विशेष पुरस्कार हासिल किया था। फैक्ट नंबर 14, सन 2013 में प्रकाशित अपने एक किताब 100 फिल्म्स टू सी बिफोर यू डाई में अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म आनंद को भी शामिल किया है। इस फिल्म को कई देसी विदेशी फिल्मी वेबसाइट्स में भी काफी हाई रेटिंग मिली हुई है। उदाहरण के लिए IMDb पर इसे 10 में से 8.7 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि इसे टॉप रेटेड बॉलीवुड फिल्म बनाती है। तो ये थी सन 1971 की कल्ट क्लासिकल फिल्म आनंद पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।